नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी आगे की रणनीति बता दी है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ चुका है। दूसरी तरफ सरकार भी युवाओं, खास करके जेनजी तक पहुंचने के लिए अपनी हर एक कोशिश कर रही है। उधर एटीएफ में इथेनॉल मिलाने की खबरों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कॉकरोच जनता पार्टी ने बताई आगे की रणनीति, राजनीति से दूर नया कैंपेन करेंगे शुरू। प्रयागराज मैदान विवाद पर बोले राहुल गांधी, कुछ भी कर लो आवाज नहीं दबेगी। जेनजी से जुड़ने के लिए जुटी सरकार, विदेश मंत्रालय अब स्नैपचैट पर भी एक्टिव। एटीएफ में इथेनॉल मिलाने की खबरों पर सरकार की सफाई, बताया पूरी तरह गलत। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर 2021 से अब तक 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि वो फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनकर चुनाव लड़ने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। संगठन का कहना है कि अभी उसका लक्ष्य जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में बैठक के बाद बताया कि संगठन देश में एक मजबूत समूह के रूप में काम करेगा। इसके लिए क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता लोगों से उनकी समस्याएं और राय जानेंगे। संगठन बेरोजगारी, शिक्षा, पारदर्शिता और सरकारी संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर काम करेगा। सीजेपी ने युवाओं को अपने अभियान का मुख्य केंद्र बनाया। संगठन पहले नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में प्रदर्शन कर चुका है। अब झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी समर्थन देने की बात कही गई है। सीजेपी का कहना है कि फिलहाल उसका लक्ष्य चुनाव नहीं, बल्कि मजबूत नागरिक आंदोलन खड़ा करना है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले मैदान को लेकर उठे बवाल पर अब राहुल ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। राहुल ने कहा कि जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। राहुल बोले कि मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस देश भर के छात्रों के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए संसद में जवाबदेही की मांग की। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों के लिए हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या उसके सहयोगियों में से कोई भी किसी ने भी गलती की है तो उसकी समीक्षा की जाएगी और इस मामले में सभी पक्षों से जानकारी ली जा रही है। खड़गे ने छात्रों को माफ करने वाले पीएम के वीडियो पर भी तंज कसा। क्या कहा, सुनिए। मैंने माफ कर दिया बोल के विद्यार्थियों को बोलने के बजाय विद्यार्थियों से आप माफी मांगो कि हमने पैलेट गन चलाए, गैस छोड़ दिया, लाठीचार्ज की, ये मेरी गलती थी, हमारी सरकार की गलती थी, ये पुलिस की गलती थी। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से, छात्रों से माफ़ी मांगता हूं और उनके माँ बाप से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि उनको भी ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है, दुख हुआ है। उस दुख में मैं भी शामिल हूं। अगर ये कहते तो ठीक था, लेकिन वो अपना गुण नहीं छोड़ते। जेनजी से जुड़ने की कोशिश के तहत विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर भी अब अपना आधिकारिक अकाउंट शुरू कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब यहां खास कहानियां, अपडेट्स और अन्य जानकारी साझा की जाएंगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया पर युवाओं से संवाद करते नजर आए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से जुड़ने और उनकी बात सुनने की भी बात कही। सरकार ने मंत्रियों को भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि स्नैपचैट पर विदेश मंत्रालय की मौजूदगी युवाओं और खासकर ये जेनजी तक सीधे पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब सरकारी संवाद में नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान ईंधन ATF में इथेनॉल मिलाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने साफ कहा कि सरकार के पास कमर्शियल विमानों में इस्तेमाल होने वाले ATF में इथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ऐसी गलत जानकारी से यात्रियों में बेवजह डर पैदा हो सकता है। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद चर्चा में आया था। सरकार ने यह भी बताया कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF अलग अलग ईंधन है। SAF को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच के बाद ही विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि विमानन सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ईंधन से जुड़े सभी फैसले वैज्ञानिक जांच और सुरक्षा मानकों के आधार पर लिए जाएंगे। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। भारत में मेटा ने रोका अकाउंट, केजरीवाल का बड़ा आरोप। झांसी में सड़क हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर खर्च 550 करोड़ के पार। यूपी सरकार के विज्ञापनों पर 6800 करोड़ से ज्यादा का खर्च। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। उनका कहना है कि भारत के लोग उनका अकाउंट देख नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने मेटा के भारत कार्यालय से संपर्क किया, जहां उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि उनका अकाउंट भारत में लिमिट कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने इसकी वजह नहीं बताई और न ही ये बताया कि प्रतिबंध हटेगा कब। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मेटा से जवाब भी मांगा। इंस्टाग्राम वालों ने मेरे को नोटिस भेजा है कि मेरे अकाउंट को इंडिया में सप्रेस कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैंने उनके यहाँ फ़ोन किया, फ़ोन करके पता करने की कोशिश की भाई क्यों किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भाई इसको कैसे ठीक कराएं, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने उनको ईमेल लिखे, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। अगर मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जैसे ही मैंने इस बात को उठाया, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया, हमारा अकाउंट भी सप्रेस कर दिया। पता चला है कि केंद्र सरकार मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर दबाव डाल रही है कि जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, जो इथेनॉल पे कुछ बोले, जो पेपर लीक पे कुछ बोले, उनके अकाउंट को सप्रेस कर दो। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपका अकाउंट भी इस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, आपको लग रहा है, तो मेरे को DM करके या कमेंट्स में लिख के भेजें। एक साथ आपके मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा। एक साथ मिलके हम मेटा को फोर्स करेंगे, इंस्टाग्राम को फोर्स करेंगे कि वो इस तरह की बदमाशी ना करे और मोदी जी के सामने इस तरह से घुटने ना टेके। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा कानपुर झांसी हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय सड़क पर बाइक और जानवर आ जाने से कार चालक का नियंत्रण खो गया। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और उस पर आर्मी लिखा हुआ था। झांसी ग्रामीण पुलिस के मुताबिक अबान अपने जेल में बंद भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और उनके नाम से मुलाकात की पर्ची भी कटी थी। अतीक अहमद की 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च की जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने बताया कि साल 2026 में अब तक पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर 74,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इस साल सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे यात्रा के दौरान हुआ, जहां करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 2021 में करीब 36 करोड़, 2022 में 55 करोड़, 2023 में 93 करोड़, 2024 में 109 करोड़ और 2025 में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। सरकार का कहना है कि विदेश यात्राओं का उद्देश्य दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करना है, लेकिन विपक्ष लगातार इन खर्चों पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने 8 साल में प्रचार पर 6800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी हर दिन औसतन 2 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में इसकी तुलना केंद्र की मोदी सरकार से भी की गई। दावा है कि केंद्र का औसत दैनिक विज्ञापन खर्च इससे कम, करीब 1.5 करोड़ रुपए रहा। बताया गया कि ये पैसा सूचना और जनसंपर्क विभाग के जरिए खर्च हुआ। सबसे ज्यादा रकम विज्ञापनों और प्रचार पर की गई। इसमें अखबार, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान खर्च थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसके बाद विज्ञापन खर्च तेजी से बढ़ गया। साल 2022-23 में ये सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक कुल खर्च का 83% हिस्सा विज्ञापनों पर गया। सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए पुस्तिकाएं और प्रकाशन भी कराए गए। इन पर ये सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रिपोर्ट में दावा
दावा किया गया कि किन मीडिया संस्थानों को कितना पैसा मिला, इसकी पूरी जानकारी सरकार ने नहीं दी। आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए भी बड़ा विज्ञापन बजट रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा फिर से विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रस्तावित है। सोनम वांगचुक ने सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनसे किया गया वादा तोड़ा गया, इसी वजह से नेताओं पर उनका भरोसा टूट गया है। वांगचुक ने कहा कि 26 दिन का अनशन खत्म करते समय समझौता हुआ था। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरें तुरंत जारी नहीं होंगी, पहले विपक्ष और छात्र नेताओं को भी साथ जोड़ा जाएगा, इसके बाद ही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। वांगचुक के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ आए लोगों ने भी यही भरोसा दिया। वहां मौजूद खुफिया अधिकारियों को भी समझौते का गवाह बनाया गया। लेकिन वांगचुक का दावा है कि कुछ ही मिनटों में तस्वीरें टीवी चैनलों पर चलने लगी। उन्होंने कहा कि इससे तय हुई बात टूट गई, इसी वजह से उन्हें गहरा झटका लगा। वांगचुक ने आधी रात में कोई समझौता करने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर समझौता ही करना होता तो पहले ही कर सकते थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शिक्षा सुधार था। वांगचुक ने कहा कि इस घटना के बाद नेताओं पर उनका भरोसा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों का विश्वास वापस जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.